दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एंटीबॉडीज़ कैसे तैयार होती है, कैसे काम करती है या कौन सी वैक्सीन लेनी है, अगर पहले ही ली है तो वो कैसे काम कर रही होगी, इसके बारे में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो के हमने 4 पार्ट किए हैं, आपको इसमें से कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम इम्यून सिस्टम मतलब हमारे शरीर की डिफेंस सिस्टम कैसे हमें बचाती है इसके समझेंगे। दूसरे पार्ट में हम कोविशील्ड लेने के बाद शरीर में क्या होता है ये जानेंगे। तीसरे में स्पुतनिक 5 कैसे काम करती है। चौथे पार्ट में कोवैक्सीन कैसे काम करती है ये बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या है। एंटीजन एक बाहरी तत्व है जो हमारी बॉडी के अंदर घुसकर हमारी बॉडी को समस्या उत्पन्न करता है। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो या टॉक्सिक पदार्थ, ये सब एंटीजन है। अब हम एंटीबॉडी शरीर में कैसे तैयार होती है इसको समझने के लिए हम पूरी इम्यून सिस्टम यानी शरीर के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप कहीं गिर गए या आपके शरीर पर कोई चोट आई या आप स्क्रीन पर देख रहे हो वैसा आपने कांड कर दिया तो उसके सामने जो बैक्टीरिया मौजूद है उनको बॉडी के अंदर घुसने का चांस मिल जाता है। घुसने के बाद वो हमारे शरीर के संसाधनों का इस्तेमाल करके हर 20 मिनट में डबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये अनलिमिटेड बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तभी हमारे शरीर की मिलिट्री सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम एक्शन में आती है और उसको मारने के लिए मैदान में उतर जाती है। दोस्तों, पहले मैंने इम्यून सिस्टम को शॉर्ट में समझा है। ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं आगे मुंबई और टेररिस्टों की जो स्टोरी बताकर इम्यून सिस्टम समझने वाला हूँ वो आसानी से समझ आए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जब इम्यून सिस्टम एक्शन लेती है तब सबसे पहला हमला माइक्रोफेजेस, फिर न्यूट्रोफिल्स। अगर दुश्मन ताकतवर है तो ये इम्यून सिस्टम के शहंशाह या हेड जिनको डेंड्रिटिक सेल्स कहा जाता है उनको बुलाते हैं। वो डिटेल्स रिपोर्ट तैयार करके टी सेल आर्मी को तैयार करते हैं। फिर टी सेल आर्मी की ट्रेनिंग होती है और वो 20 सेल को भी अपने साथ लेगी और यहाँ पे पहले से लड़ रहे माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर टी सेल और बी सेल दुश्मनों से लड़ती है। यहाँ पे 20 सेल एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। चलिए दोस्तों, हम इस प्रक्रिया को पूरी डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे हम मुंबई को हमारी बॉडी समझेंगे। मुंबई में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं और उन्होंने हमला किया है तो सबसे पहले वहाँ की पुलिस यानी माइक्रोफेजेस उसके विरुद्ध लड़ने के लिए मैदान में आ जाएंगे। दुश्मन छोटा होगा तो माइक्रोफेजेस यानी पुलिस उसको खत्म कर देगी, लेकिन अगर दुश्मन बहुत ज्यादा घुस आया है तो पुलिस तुरंत सीआरपीएफ यानी न्यूट्रोफिल्स को बुलाएगी। अब दोनों मिलकर लड़ना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों ने दुश्मनों को खत्म किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दुश्मन और आया और माइक्रोफेजेस यानी पुलिस और सीआरपीएफ यानी न्यूट्रोफिल्स पर भारी पड़ रहा है तो ये आर्मी के चीफ यानी डेंड्रिटिक सेल्स को बुलाते हैं। अब डेंड्रिटिक सेल्स यानी आर्मी के चीफ दिल्ली से मुंबई आ जाते हैं और वहाँ की सारी कंडीशन देखते हैं, जिसमें दुश्मन कितनी संख्या में है, उसके पास कितने वेपन्स है, इस पर रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली जाते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स यानी आर्मी चीफ वहां जाकर एक मीटिंग लेते हैं और रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं कि मुंबई में आर्मी यानी टी सेल्स को भेजना जरूरी है और ईट का जवाब पत्थर से देने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे टी सेल आर्मी की ट्रेनिंग होगी और उसमें से फिट टी सेल आर्मी को चुना जाता है और इसमें से कुछ मेमोरी टी सेल बन जाते हैं जो खुद युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो युद्ध का सारा रिकॉर्ड रखेंगे क्योंकि अगर भविष्य में कभी हमला हुआ तो उसकी फाइल निपटा सके। टी सेल आर्मी जंग के मैदान में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो जाते वक्त बीच रास्ते पे 20 सेल नाम की आर्मी को मिलते हैं, उसको भी मुंबई की तरफ बढ़ने का आदेश दे देते हैं। अब दोनों मिलकर युद्ध का ऐलान करते हैं। जब कोई भी आर्मी जंग के मैदान पर जाती है तो उनका कोई तो स्लोगन होगा ना। उनका स्लोगन क्या होगा? आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। मुंबई पे आते ही 20 सेल आर्मी और टी सेल आर्मी पहले से लड़ रहे हमारे पुलिस यानी माइक्रोफेजेस और सीआरपीएफ यानी न्यूट्रोफिल्स का साथ दे देते हैं। चारों मिलकर हमला करते हैं। यहाँ पर 20 सेल आर्मी जो अपने आप में एक वेपन फैक्ट्री है वो करोड़ों एंटीबॉडीज नाम का वेपन तैयार करके दुश्मनों के ऊपर छोड़ देती है। दोस्तों, फिर दे दनादन युद्ध होता है और हमारी इम्यून सिस्टम जीत जाती है। दोस्तों, अब आपके मन में 2 सवाल आएंगे। फर्स्ट, हमारी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग है तो कुछ लोग क्यों मर जाते हैं, और दूसरा, युद्ध में लड़ने वाले इन महान योद्धाओं का आखिर में क्या होता है। पहले सवाल का जवाब है कि कुछ लोगों में ये प्रक्रिया ठीक तरह से काम नहीं करती, मतलब उनकी इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होती है इसलिए वो मर जाते हैं। और दूसरे सवाल का जवाब है हमारे महान योद्धा जो हमें जिंदगी और मौत की जंग में जिता देते हैं उनमें से कुछ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और जो बचे होते हैं वो कमजोर होते हैं और जिंदा रहने के लिए बॉडी की ज्यादा एनर्जी लगेगी इसलिए वो खुद को सुसाइड करते हैं और वो भी शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट पूरा हो जाता है। दोस्तों, हम अब कोविशील्ड वैक्सीन कैसे काम करती है ये जानते हैं। कोविशील्ड चिंपांजी मंकी के एडिनो वायरस से तैयार की है। कोविशील्ड एक वेक्टर वैक्सीन है, इसका मतलब वो व्हीकल वैक्सीन है। व्हीकल वैक्सीन वो होती है जो कोरोना के प्रोटीन किसी व्हीकल की मदद से शरीर में भेज देती है। दोस्तों, यहाँ पर हम वैक्सीन लेने के बाद की प्रक्रिया जानेंगे।
यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। उसमें से 2 डोज क्यों लेना जरूरी है और पहले डोज के बाद क्या होता है, 2 डोज में अंतर क्यों रखा गया है, इन सब का प्रोसेस हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने कोविशील्ड का पहला डोज लिया है, मतलब आपके शरीर में एडिनो वायरस के प्रोटीन छोड़े गए हैं। ये किसी व्हीकल में बैठेंगे और बॉडी में भेजे जाएंगे। भेजने के बाद हमने जो आपको पहले इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है ये बताया है, उस प्रक्रिया से बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक मैटर होता है, बॉडी क्या करती है, उन एडिनो वायरस के प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करती है, लेकिन वो उस व्हीकल के खिलाफ भी एंटीबॉडीज तैयार करती है जिसपे बैठकर उसने बॉडी में ट्रैवल किया था। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आसानी से समझेंगे। एडिनो नाम का एक आदमी है जिसको रामपुर नाम के एक गांव पर हमला करना है। मान लो रामपुर गांव मतलब आपकी बॉडी है। एडिनो नाम का आदमी बुलेट मतलब व्हीकल पे बैठकर इस रास्ते से रामपुर गांव में घुसता है। रामपुर गांव के लोगों को पता चलता है कि कोई दुश्मन हमारे गांव में घुस आया है। अब रामपुर गांव के लोगों को उसको मारने के लिए गांव की एक आर्मी तैयार करते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। वो जाकर एडिनो से लड़ती हैं और जीत जाते हैं। यहाँ पे रामपुर गांव के लोग फिर से ऐसा कोई एडिनो बुलेट लेकर गांव में घुस ना आए इसलिए फेंस लगाते हैं। इसका मतलब एडिनो जिस बुलेट से आया था उसके खिलाफ भी उन्होंने एंटीबॉडीज तैयार की। दोस्तों ये सब पहला डोज लेने के बाद होता है, जहाँ पे बॉडी कोरोना प्रोटीन के साथ व्हीकल के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाती है। मान लो आपने 6 वीक के बाद आपने दूसरा डोज लिया, तो क्या होगा, इस बार भी आपको सेम एडिनो वायरस का वेरिएंट दिया गया है। अब वो फिर से बुलेट पे बैठकर रामपुर गांव पे उसी रास्ते से जाता है, लेकिन रामपुर गांव वालों ने बुलेट के खिलाफ भी एंटीबॉडीज तैयार की है जो कि फेंस के स्वरूप में है। इसलिए अंदर घुसने में उसकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, कमजोर होकर ही अंदर घुस जाता है। उसके खिलाफ पहले डोज लेने के बाद जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर ने तैयार की है वो भी लड़ेगी और कुछ नई एंटीबॉडीज भी सेकंड डोज लेने के बाद जनरेट होगी। दोस्तों कोविशील्ड हमें 52 से 70.42% तक कोरोना से प्रोटेक्शन देता है। आपको 70.42% चाहिए या 52, ये आपने दोनों डोज में कितना अंतर रखा है इस पे डिपेंड करता है। आपके दिमाग में सवाल आया हो कि ज्यादा अंतर का ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ क्या संबंध है, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। आपने गैप 28 डेज या 45 डेज रखा तो ये होगा। पहला डोज जो व्हीकल मतलब बुलेट पे आया था ना, उस बुलेट के खिलाफ बॉडी मतलब रामपुर वाले ने एंटीबॉडीज तैयार की थी। इसकी वजह से दूसरी बार उसको अंदर आकर बॉडी पे हमला करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इस प्रक्रिया में वो बहुत कमजोर हुआ था। और कमजोर हुए एडिनो को मारने के लिए बॉडी को ज्यादा एंटीबॉडीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस इसलिए हमें कम प्रोटेक्शन मिला। इस बॉडी की गलती का एक ही उपाय है, आपने गैप कम रखा तो बुलेट के खिलाफ एंटीबॉडीज जो निर्माण हुई थी वो ज्यादा होगी, इसलिए आपको कम प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आपने गैप ज्यादा रखा 84 दिन या 3 मंथ तक, तो बुलेट यानी वो व्हीकल जिस पर सवार होकर कोरोना प्रोटीन बॉडी में एंटर किए थे उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडीज बनी थी उसमें से बहुत सारी 2 डोज में गैप ज्यादा होने की वजह से नष्ट हो जाएगी। लेकिन एडिनो यानी कोरोना प्रोटीन के विरुद्ध जो एंटीबॉडीज बनी है वो नष्ट नहीं होगी। और दूसरा डोज लेने के बाद जब एडिनो बुलेट पे जाएगा तो उसको अंदर घुसने में ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गैप ज्यादा होने की वजह से जो व्हीकल के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार होती है वो काफी हद तक नष्ट हो चुकी होगी और एक ताकतवर एडिनो जो सीधा बॉडी के अंदर घुस आया है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए हमारी बॉडी ज्यादा एंटीबॉडीज निर्माण करेगी और इससे आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर कोविशील्ड का पार्ट समाप्त हो जाता है। अब हम स्पुतनिक 5 के बारे में जानेंगे। दोस्तों गमेलिया की स्पुतनिक 5 भी एक वेक्टर वैक्सीन है जो कोविशील्ड की तरह किसी व्हीकल में बैठकर जाएगी, लेकिन इन दोनों में जो मुख्य डिफरेंस है वो ये है कि कोविशील्ड में दोनों डोज सेम है और स्पुतनिक 5 में दोनों डोज अलग अलग है। पहला एडिनो 26 और दूसरा एडिनो 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेक्टर वैक्सीन होने के कारण दोनों वैक्सीन का पहला डोज सेम कार्य करता है। इसका मतलब एडिनो 26 किसी व्हीकल में बैठकर जाएगा, उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज निर्माण करेगी और साथ में व्हीकल के खिलाफ भी करेगी। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कोविशील्ड का पहला डोज और स्पुतनिक 5 का पहला डोज सेम टू सेम कार्य करता है। अब आपके दिमाग में कौन सा सवाल आया है मुझे पता है। कोविशील्ड और स्पुतनिक चिंपांजी मंकी के एडिनो वायरस से बनी है, तो कोविशील्ड 70% तो स्पुतनिक 5 91.6 क्यों प्रोटेक्शन देती है? दोस्तों इसका जवाब है, रूस के साइंटिस्ट ने दूसरे डोज में खेला होबे किया। उन्होंने ये दिमाग लगाया पहले डोज के बाद हमारी बॉडी यानी रामपुर वालों ने बुलेट के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाई, इसलिए उन्होंने दूसरा डोज अलग निर्माण किया, मतलब दोनों डोज अलग अलग। पहला एडिनो 26 और दूसरा एडिनो 5। मेन खेला होबे दूसरे डोज में है। दूसरा डोज अलग होने की वजह से वो बुलेट पे नहीं और किसी व्हीकल पे बैठकर जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने इसको आसानी से समझने के लिए प्लेन लिया है। दोस्तों रामपुर वाले ने बुलेट के खिलाफ प्रोटेक्शन तो किया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि दूसरा एडिनो बुलेट पे नहीं प्लेन से आएगा। अब बॉडी यानी रामपुर वालों को फिर से ज्यादा आर्मी मतलब एंटीबॉडीज निर्माण करनी पड़ेगी। दोस्तों ज्यादा एंटीबॉडीज निर्माण होना मतलब ज्यादा प्रोटेक्शन,
और इसी वजह से स्पुतनिक 5 कोविशील्ड से ज़्यादा 91.6 प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे तुलना की है, कोविशील्ड के दोनों डोज सेम है, वही स्पुतनिक के दोनों डोज अलग अलग हैं। कोविशील्ड एक ही व्हीकल से जाने की वजह से दूसरे डोज के बाद स्पुतनिक 5 इतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाती। दूसरी तरफ स्पुतनिक में अलग डोज होने के कारण वो अलग अलग व्हीकल से बॉडी में जाते हैं और बॉडी को दोनों डोज के विरुद्ध फ्रेश लड़ना पड़ता है, इसलिए स्पुतनिक 5 का प्रोटेक्शन ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे हमारा स्पुतनिक 5 और कोविशील्ड का पार्ट खत्म होता है। अब हम कोवैक्सीन के बारे में जानेंगे। दोस्तों कोवैक्सीन में डेड वायरस के प्रोटीन्स को शरीर के अंदर छोड़ा जाता है, जिसके विरुद्ध बॉडी एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। दोनों डोज कोविशील्ड की तरह ही काम करते हैं और एंटीबॉडीज बनने की प्रोसेस है वो बाकी वैक्सीन की तरह ही है, इसलिए हम उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। कोवैक्सीन 77.8% हमें प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारी इम्यून सिस्टम और वैक्सीन कैसे काम करती है इसके बारे में पता चले।